हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आप सभी देख पा रहे हैं कि आज हम चर्चा करेंगे शैक्षिक प्रबंधन एजुकेशन मैनेजमेंट विषय है जो थर्ड ग्रेड में लगता है, उसको हम तैयार कैसे करेंगे या फिर इस लास्ट 4 मंथ्स में जिन विद्यार्थियों ने अभी तक इसको छुआ भी नहीं है उनके लिए भी एक समग्र रणनीति है। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, क्योंकि अंत में भी बात करूंगा PYQ की इसकी बेस्ट बुक्स के बारे में जो आपकी सफलता में एक द्योतक साबित होगी और आपकी तैयारी को धार देगी। तो चलिए साथियों, बिना देर हम शुरू करते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन को तैयार कैसे करें। शैक्षिक प्रबंधन विषय के रूप में केवल फर्स्ट ग्रेड में पहले लगता था, लेकिन 2023 की मुख्य परीक्षा के बाद इसे थर्ड ग्रेड में भी जोड़ा गया। तो फर्स्ट ग्रेड से ही सिलेबस को उठाया गया है और इस सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये बहुत ही जटिल सब्जेक्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये काफ़ी रोचक और सरल सब्जेक्ट है और इसको पढ़ने के लिए हमें बस एक थोड़ी सी अप्रोच की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डाटा ज़्यादा होते हैं और उन डाटा को याद रखना लंबे समय तक हमारे लिए मुश्किल होता है। तो इसका रिवीजन भी समय समय पर करना होता है। और शैक्षिक प्रबंधन जो सब्जेक्ट है, इससे कम से कम थर्ड ग्रेड लेवल फर्स्ट में 10 प्रश्न और लेवल सेकंड में भी लगभग 9-10 प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसका काफ़ी वेटेज अपने इसमें है और फर्स्ट ग्रेड से इस टॉपिक को लिया गया है। इसका मतलब यही है कि जब आप थर्ड ग्रेड शिक्षक के रूप में विद्यालय में जब पहुंचेंगे तब ये सब्जेक्ट, ये जो विषय है आपको बहुत मदद करेगा। और इसी आशा के साथ हम शुरू करते हैं कि शैक्षिक प्रबंधन के बारे में क्या चर्चाएं हो सकती हैं। तो देखिए साथियों, इसको कैसे, कितना और कब पढ़ना है, जो सारी बातें करेंगे अपन। कहाँ से पढ़े, सबसे पहली बात आती है कि इसको कहाँ से पढ़े। वे साथी जो इसको पढ़ चुके हैं उनके लिए भी एक छोटा सा क्लिप मैं आगे जोड़ूंगा। वे साथी जो शुरू है, बीच में है या नया कर रहे हैं, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कहाँ से पढ़ें, तो आपको ध्यान रखना है इसके लिए 2 सोर्स आपके पास हो सकते हैं, है ना साथियों। एक तो होगा बाय बुक और एक हो सकता है आपके पास एक तो आप बाय बुक से पढ़ सकते हैं और एक बाय नोट्स से पढ़ सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको एक बुक लानी पड़ेगी या फिर आपके पास पहले से क्या होना चाहिए, नोट्स होने चाहिए। ब्रिजेश सर की बुक इसमें सबसे बढ़िया रहती है। शैक्षिक प्रबंधन की बात कर रहा हूँ, ब्रिजेश सर की बुक इसमें काफ़ी बढ़िया रहती है। ब्रिजेश बाजे सर हैं, उनकी बुक आपको कहीं मिल जाए तो स्टोर से देखिएगा। अगर इस बुक से आप शुरुआत करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। या फिर नाथ पब्लिकेशन की एक बहुत ही शानदार बुक आपके बीच में है जो लगभग 100 पेज की है मेरे हिसाब से, कोई त्रुटिवश हो सकता है ऊपर नीचे। तो आप ये नाथ पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं। जिन्होंने ला दी है, पढ़ दी है, उनके लिए ये वाला चैप्टर नहीं है, सिर्फ न्यू और फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ। नाथ पब्लिकेशन से बुक से आप नोट्स वगैरह जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, बस उसको आपको रिवीजन करना है और PYQ करना है। तो सोर्स कहाँ से है सारा समझ चुके हैं। अब बात उनकी करते हैं जो शैक्षिक प्रबंधन को एक बार पढ़ चुके हैं या फिर अपनी उसमें समझ बना चुके हैं। समझ को अगर आपने विकसित कर लिया है तो देखिए आपको दबा के उसका रिवीजन करना है और रिवीजन के साथ आपको PYQs करने हैं। अंत में बात करेंगे कि PYQ का सोर्स कहाँ से होगा, है ना, क्योंकि वो थोड़ा लंबा है इसलिए मैं यहाँ नहीं जोड़ पाऊंगा। अब आप पूरी बात समझ चुके हैं, बुक हो या नोट्स हो या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग जहां से भी आपने इसको पढ़ा है, बस ध्यान इतना सा रखना, रिवीजन इसको करना, फैक्चुअल डाटा इसमें ज़्यादा है और PYQ को आपको नहीं भूलना है। ठीक है सर, उसके बाद चलते हैं कितना पढ़े। तो आपको ध्यान रखना है 2 घंटे इसको डेली सुबह पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। सुबह पढ़ने से फ़ायदा ये है कि इसका जो हमारी मेमोरी होती है, फिर नया नया फ्रेश जो हम इस पर पूरा ज्ञान दिमाग लगाते हैं तो ये जल्दी याद हो जाता है। और शैक्षिक परिदृश्य, करंट, RT सारी चीज़ें आपको सुबह पढ़ना होगा। तो चलिए साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। सोर्स अपने पूरा देख लिया है। अब साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं। अपन ने बात कर ली थी शैक्षिक प्रबंधन में, सॉरी साथियों डिस्टर्बेंस के लिए। अब शुरू करते हैं शैक्षिक प्रबंधन को। देखिए अपन को ध्यान रखना है कि अपन ने जो बात की थी कि सोर्स क्या होना चाहिए। सोर्स अपन ने देख लिया, बुक और नोट्स। जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए क्या है, उनको आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, तो अक्टूबर तक आपका शैक्षिक प्रबंधन का जितना भी पार्ट है, जो भी सिलेबस के कोना है, वो सारा पूरा हो जाना चाहिए। उसके साथ आपको डेली PYQs करने हैं। जो PYQs भी कर चुके हैं तो उनको 2-4 बार करना है। बाकी इसकी रणनीति यही है, जो बेस्ट फॉर्मूला यही है, नोट्स, रिवीजन और PYQ कर दीजिए। बाकी आपको ज्यादा नहीं उलझना है, 10 प्रश्नों की बात है ना साथियों। अब बात हम करेंगे कि कैसे करें सर, है ना, कैसे कुछ इसको करें। जो फ्रेशर हैं, जो लास्ट 4 महीने की रणनीति का हिस्सा है, वो कैसे कुछ करेंगे, या फिर कुछ दूसरे भी देख रहे हैं तो वो गेन कर सकते हैं यहाँ से। देखिए आपको एक बुक लानी है और उस बुक को इफेक्टिवली पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, उस फर्स्ट रीडिंग करनी है और फर्स्ट रीडिंग में आपको 7 से 8 पेज उस बुक के पढ़ने हैं। लगता है 7 से 8 पेज ज़्यादा है, जटिलता है अगर पहले ही दूसरे चैप्टर में, तो आपको क्या करना है, उसको छोड़ के जहाँ से सरल है वहाँ से शुरू कर लेना है, या फिर जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से शुरू कर लेना है। कोई कहे कि सर मैं 10 पेज पढ़ सकता हूँ,
वेलकम है आपका, आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, लेकिन 7 से 8 पेज आपको पढ़ना जरूरी है। फिर आप कहेंगे सर क्या इसको याद करना है? देखिए उसको बेसिक डिटेल के साथ चलना है, एक बार टॉपिक के प्रति अपनी समझ बनानी है, क्या कहना चाह रहा है ये पुस्तक वाला, है ना, उसमें से आपको देखना है। ये काम हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सेकंड रीडिंग करनी है। सेकंड रीडिंग को आपको क्या करना है, इसके डबल कर देने, है ना, जैसे 7 से 8 है तो आपको 15 पेज कर देने और हो भी जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। इसमें आपको क्या करना है, इस बेसिक वाले नॉलेज को अपने दिमाग में उतार कर, जो डीप या थोड़ा सा गहराई कह सकते हैं उसको, या फिर ऐसे प्रश्न कहें जो कथन कारण के बन सकते हैं, उस तरफ अपना ध्यान ले जाना है। और जो थर्ड रीडिंग होती है वो रीडिंग नहीं होकर के सीधे 20-20 पेजों का रिवीजन कह लीजिए, और उसके साथ आपको क्या करना है, PYQs करने हैं। ठीक है साथियों, ये आप सारी जानकारी समझ चुके हैं। ये अगर आप फॉर्मूला आपके साथ सेट नहीं बैठ रहा है तो घबराना नहीं है, यही नहीं करना है। आपने जो किया है, आप जो कर रहे हैं वो बेहतर है, लेकिन हो सकता है एक बुक को इफेक्टिवली पढ़ने के ये तरीके हो सकते हैं। उसके बाद कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन करना ही है और PYQ आपको करना ही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस की बात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सिलेबस को हमें लिखना होगा। तो देखिए SDMC और SMC, इसका सिलेबस मैं बता रहा हूं। एक आपका पहला टॉपिक है, टॉपिक आपका लास्ट है लेकिन मैं पहले बात कर रहा हूं, SMC और SDMC। देखिए SMC और SDMC सिलेबस को हम कैसे पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ने के लिए आपको ध्यान रखना है SMC क्या है। सबसे पहले तो शैक्षिक परिदृश्य में इंपॉर्टेंट हो जाएगा जितने भी नवाचार योजनाएं जो हैं इन सबकी फुल फॉर्म। ऑफ और फॉर का भी अंतर आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेट क्वालिटी एजुकेशन फॉर है या स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन है या ऑफ एजुकेशन है। जो भी है ऑफ या फॉर का भी पूछ लेते हैं, कभी कभी इतने छोटे लेवल के प्रश्न से हम गलती कर बैठते हैं और हमें ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक नॉलेज आप कर लेंगे। SMC की फुल फॉर्म क्या है, SDMC की फुल फॉर्म क्या है, कितनी इसकी बैठकें होती हैं महीने में, क्या बैठक लेना जरूरी है, क्या कितने महीनों में लेंगे, कितने सदस्य हैं, पढ़ने वाले बच्चे ही के ही अभिभावक होंगे या और होंगे। इन सारे प्रश्नों को धीरे धीरे करते करते अपनी ओर समेटता जाना है और एक टॉपिक को इतना रोचक बना देना है कि देख लेना है कि मैं स्कूल में बैठा हूं और इस SMC का स्कूल में क्या रोल है। उसके बाद बात करेंगे NEP में। NEP के बारे में बात करें साथियों तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो सबसे वांछित थी और इसमें बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे उल्लेख इसमें हैं, जैसे निपुण भारत है, FLN है, ABL है ना, बहुत सारे हैं, मैं अभी बात नहीं करूंगा। उन सारी चीजों को आपको क्या करना है, लक्ष्य क्या है, कब लागू हुआ है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये होता है इसका बेसिक। और इसी प्रकार से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा कुछ गेन कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप एक साथ ही सोचेंगे कि मैं सारी चीजें निपुण भारत और ऐसे कर करके 20-30 आपके पास नवाचार योजना होगी तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। फर्स्ट बार पढ़ेंगे डिस्टर्ब होंगे, लेकिन थर्ड रीडिंग में आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो ध्यान रखना है। SMC और NEP के बारे में हम बात कर चुके हैं कि हम इसको कैसे तैयार करेंगे या फिर इसको पढ़ने की अप्रोच क्या होगी। उसके बाद आपको अगला टॉपिक जो आपको लगता है वो है मेरे हिसाब से नवाचार, है ना साथियों। नवाचार वाले टॉपिक में आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए क्या क्या नवाचार कर रही है बच्चों के लिए, है ना। शिक्षक और विद्यार्थी हित में जो नवाचार चल रहे हैं या विद्यार्थी में नवाचार क्या हो सकते हैं, तो देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो लॉन्च कर किए हैं सरकार ने, उनको पढ़ना धीरे धीरे चलना है। आज मैंने 2 प्रोग्राम पढ़ लिए, स्माइल पढ़ लिया, है ना, उसके बाद दीक्षा निष्ठा जो भी है, उसके बाद और कुछ आता है प्रोग्राम, दो पढ़ते जाएंगे, उसकी समझ बनाते जाएंगे। ध्यान रखना है फुल फॉर्म का बहुत रोल है, 1-2 प्रश्न यहीं से बनते हैं, ध्यान रखिए। उसके बाद हम बात करें संस्थागत जो ढांचे हैं, जो संस्थागत ढांचे हैं साथियों, उनको आपको देखना होगा इस सिलेबस में, है ना। ये मैं सिलेबस ही लिख रहा हूं। संस्थागत ढांचों से क्या होगा कि हम आगे की ओर बढ़ते चलेंगे, और आगे की ओर बढ़ते चलेंगे हम सोचेंगे कि ढांचों में क्या क्या पढ़ना है सर, तो ढांचों में हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे RSCERT है, एक बड़ी संस्था है, उसके बारे में क्या क्या है, फुल फॉर्म हो गई, स्थापना कब हुई, नाम कब चेंज हुआ, क्या इनके लक्ष्य हैं, क्या ये हमारे लिए कुछ करते हैं, क्या ये ट्रेनिंग्स देते हैं तो कौन सी देते हैं, है ना, टीचर के लिए, बच्चों के लिए क्या करते हैं, क्या पुस्तकें छापते हैं। ये सारे प्रश्न आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपको RSCERT के बारे में नॉलेज होगा। और इस पूरे सिलेबस में यही बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक ये नवाचार करने करता कौन है ना, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं बनाता कौन है, ये सारी चीजें इन संस्थाओं में मिलेगी। तो साथियों समझ चुके हैं आप, SMC नवीन जो भी बनती है, संस्थागत ढांचे हैं, विद्यार्थी कल्याणकारी है और NEP है, इन सब के सिलेबस को आपको ध्यान रखना है, बेसिक पढ़ना है, इनके लक्ष्य क्या है, फुल फॉर्म्स क्या है, स्थापना कब हुई, इन सारी चीजों को जब समेटेंगे तब जाके आपका एक
फर्स्ट रीडिंग का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। थोड़ा सा मैंने इस पर जोर दिया, वीडियो लंबा भी हो गया होगा, मेरा जोर देना यहाँ वांछित है, क्योंकि विद्यार्थी क्या करते हैं, नवाचार में कोई भी पढ़ लिया, जब जैसे नवाचार में पढ़ लिया, संस्थागत में जो भी है, RSCRT को पढ़ लिया, उन्होंने इसकी फुल फॉर्म को क्या कर दिया, याद तो किया, लेकिन ध्यान पूरी तरीके से नहीं रखा। उन्होंने सोचा फुल फॉर्म ही तो है, आएगी थोड़ी, क्या वहां पूछेंगे थोड़ी, लेकिन उसमें ऑफ और फॉर में भी एक बार प्रश्न बन चुका है कि ये फॉर है या ऑफ है ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बन जाते हैं और फिर हम जाके अंत में कहते हैं कि यार काश मैंने इस पर थोड़ा जोर दिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और बहुत से विद्वान साथी हैं जिस बातों से परिचित हैं, और ये बातें कहाँ से निकल के आती है, जब हम PYQs करते हैं, और PYQs जब हम करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ऐसे प्रश्नों की प्रकृति आती है। साथियों आगे की ओर बढ़ते हैं हम, और आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आगे की क्लिप है वो हमारे लिए बनेगी PYQ को कैसे हैंडल करें, या फिर PYQ को कैसे सॉल्व करें, या फिर PYQ की बेस्ट बुक शैक्षिक प्रबंधन के लिए क्या होगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब साथियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं, और एक पॉइंट रह गया कि जो योजनाएं हैं, जो आपके सिलेबस में योजनाएं हैं, उनको कैसे पढ़ना है। तो देखिए साथियों, योजनाओं के लिए आपको क्या करना है कि जो स्कूलों में अभी योजनाएं चल रही हैं, स्पेशली उन पे पहले फोकस करना है, उसके बाद जो भी है उनको पढ़ना है। जो अभी वर्तमान में चल रही है, थोड़ी करंट से जुड़ी हुई है, बहुत सारे प्रोग्राम से जो राजकीय विद्यालयों में भी संचालित हैं, तो आप उनकी थोड़ी सहायता ले सकते हैं। कहाँ मिलेगी, कैसे प्रोवाइड होगी, ये तो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, या फिर करंट के मुद्दों से भी आप देख सकते हैं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं और हम बात करेंगे PYQ के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी होगी। ओनली शैक्षिक प्रबंधन के लिए PYQ की सबसे बेहतरीन बुक्स क्या हो सकती है सर। ऐसे में आपके लिए 3 बुक्स लेकर आया हूं, जहां से मैंने पूरा इसका गहन अध्ययन किया है और आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। लाभकारी तो तीनों हैं, लेकिन इसमें आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें से चुन सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ये मत कहना कि सर क्या तीनों लेनी है, क्या हम सर कौन सी लें, इन तीनों में से बेस्ट कौन सी है। बेस्ट तीनों ही है, तीनों में से आप जिस कैटेगरी में आते हैं, देखना मैं बताऊंगा आप कैसे कैटेगरी में आएंगे। चलिए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले जो PYQ की बेस्ट बुक है, लास्ट 4 मंथ्स की हम रणनीति की बात कर रहे हैं, दिशा 2020। साथियों ऐसा नहीं है कि मैंने 1 नंबर पर लिखा है तो सबसे बेस्ट ये है, ऐसा नहीं है। तीनों ही अपने आप में एक वजूद है, और इसकी बहुत ही भूमिका आपके सिलेक्शन में होगी। 10 प्रश्नों में से लगभग 6 से 7 प्रश्न तो यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर भी आपको थ्योरी भी पढ़नी है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल इनके भरोसे नहीं रहना है। दिशा 2020 बुक है जो फर्स्ट ग्रेड के नाम से आएगी। इसमें क्या है कि व्याख्या आपको ज्यादा मिलेगी, जैसे एक प्रश्न है और उसके नीचे जो व्याख्या आती है वो इसमें आपको ज्यादा मिलेगी। तो आपने अगर पहले आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह है, या फिर आप बुक से नहीं पढ़े हैं, तो मेरे हिसाब से आपको इसको लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी बुक से नहीं पढ़े हैं तो आपने सोचा है कि मैं नोट्स के भरोसे ही हूँ, और नोट्स के भरोसे है, और फिर अगर आप दिशा 2020 लाते हैं तो फर्स्ट ग्रेड के पूर्व पेपर भी मिलेंगे, PYQs तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ आपको व्याख्या ज्यादा मिलेगी, तो आप वो थ्योरी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये RT प्लस शैक्षिक प्रबंधन दोनों की मिक्स आएगी, तो वो भी आपके लिए फायदा है। और थर्ड ग्रेड के नाम से भी इसमें लिखा हुआ है, फर्स्ट ग्रेड ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है थर्ड ग्रेड में भी उपयोगी। तो ये पूरी लाइन आपके लिए थी, और आप इसको ला सकते हैं। जिन बच्चों ने ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ा है उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा, दिशा 2020 बेस्ट बुक आपके लिए रहेगी। तो देखिए कैटेगरी बन गई आपके लिए। फिर दूसरे हैं कि सर हमने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए हैं, बढ़िया से हमारी थ्योरी है, कहीं भटकाव की स्थिति नहीं है, हम विद्वान बन चुके हैं, इसमें आपको लेनी चाहिए नाथ पब्लिकेशन। क्योंकि इसमें देखिए विगत भी है, पूर्व पेपर भी आते हैं, और जो लेखक हैं उनकी तरफ से MCQ थोड़े ज्यादा डाले गए हैं। तो आपको थ्योरी कम पढ़नी है, इसलिए PYQ और MCQ दोनों का मेल करना है। व्याख्या इसमें कम है और प्रश्न इसमें ज्यादा है। तो इसमें वे साथी आएंगे जो पिछली भर्तियों परीक्षाओं में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर उनका मैटर बहुत अच्छे से तैयार, 2-3 बार रिवीजन भी है और कुछ प्रश्न भी किए हुए हैं, तो वे साथी इनमें आएंगे। ठीक है साथियों। और अंत में बचता है कलाम, ये नाथ पब्लिकेशन की है, और कलाम पब्लिकेशन की, अब कलाम की बुक आती है, फर्स्ट ग्रेड के पूर्व पेपर उसमें सारे आपको मिलेंगे, और उसमें व्याख्या आपको थोड़ी कम मिलेगी, है ना। ये बात ध्यान रखना, यहाँ भी लिखा मैंने कि व्याख्या कम और यहाँ भी कम, इन दोनों में से भी इसमें व्याख्या बहुत ही कम मिलेगी और इसमें थोड़ी व्याख्या लिमिट में मिलेगी। तो साथियों आप समझ चुके हैं कि हम कहाँ आते हैं। वे साथी जो बिल्कुल ही सोच रहे हैं कि थ्योरी सर हम विश्वास करना चाह रहे हैं, तो आप दिशा 2020 लीजिए, सिर्फ सर प्रश्न और MCQ करने हैं तो। और इसमें आपको क्या है, MCQ नहीं मिलेगा, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के पूर्व पेपर मिलेंगे और व्याख्या भी कम मिलेगी। आप चाहें तो कलाम भी ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन तीनों ही बुक्स अपने आप में बेस्ट है। समझ गए हैं आप, ठीक है ना। तो अब हमने जो बेस्ट बुक की बात की, आप देख सकते हैं, मैं एक साइड में रहता हूं, पूरी आप देख सकते हैं। ठीक है साथियों, ये सारी बुक्स हैं। अब मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें थोड़े पेज ज्यादा हैं, 100 रुपए की हैं, और ये लगभग 60-70 में मिल जाएगी। इनमें लगभग 11-12 टॉपिक के
प्रश्न हैं। ये आपकी तैयारी में एक औषधि होगी और विश्वास करके देखना साथियों, अंत में जब आप पेपर देने जाएंगे तब मेरा चेहरा आपको जरूर याद आएगा कि सर ने कहा था, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। अब देखिए, मैं ही आपको एक छोटी सी कहानी सुना ही देता हूँ। पिछली बार शैक्षिक प्रबंधन में एक बुक का प्रश्न पूछा था, है ना, वुड्रो विल्सन की बुक थी या किसी की थी, मेरे दिमाग से निकल गया है, लेकिन एक बुक का प्रश्न आया कि ये बुक किस महोदय की है। अब वो तो शैक्षिक परिदृश्य में हमने नहीं पढ़ा, कहीं भी हमें नहीं मिला, लेकिन जब मैंने जाके घर जाकर देखा तो शैक्षिक परिदृश्य के जो PYQs या कुछ फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक में थे, वहां से वो हूबहू प्रश्न वहां छपा, और वो प्रश्न मैंने भी नहीं किया साथियों। देखिए, मेरी कमी मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप ऐसी गलती ना करें कि PYQ न करें और एक प्रश्न का लॉस हो जाता। तो ये ध्यान रखें, एक प्रश्न यानी 2 नंबर बहुत मैटर करते हैं। PYQ जरूर करें। कोई सा ऐसा टॉपिक लग रहा है कि विद्यार्थी जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं वो मैंने बहुत कम पढ़ी है, मुझे समझ नहीं आता, मुझे याद नहीं रहता, बहुत सारी समस्याएं एक तैयारी के दौरान होती है, तो साथियों आप PYQ लाइए, PYQ कीजिए। PYQ में डेट से उनको थोड़ा रिकॉल याद करने की कोशिश कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, बढ़िया से मेहनत कीजिए, तब जाके शैक्षिक प्रबंधन का ये पूरा मैटर आपके सिलेबस आपके कंप्लीट हो जाएगा, आपके दिमाग में भर जाएगा, और जब आप पेपर करेंगे तब इन चीज़ों से जो प्रश्नों की प्रकृति आपको मालूम चली है, वास्तविकता में आपको बहुत आगे ले जाएगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे लेता हूं विदा। अगली वीडियो में आपके लिए कुछ बेहतरीन जानकारी लेके आऊँगा, और रिमाइंडर आप सभी के लिए है, रोज़ तो मैं नहीं कह पाता, लेकिन आज कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर जो भी आपको अच्छा लगता है कीजिए, और एक यूट्यूब ने हाइप का पॉइंट भी दिया है, वीडियो को हाइप कीजिए, और जिम्मेदारी से एक विश्वास के तौर पर अदर जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, सपना संजो कर बैठे हैं, उनको भेजिएगा जरूर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।